नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। इंडिया गठबंधन की मुंबई में आज से 2 दिन बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें शामिल कई पार्टी ने अपने अपने नेताओं के नाम पीएम उम्मीदवार के लिए आगे किए हैं। हालांकि विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जीत के बाद इस पर चर्चा होगी और एक कोई चेहरा तय किया जाएगा। अब मसला सीट शेयरिंग का फंसता दिख रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा होगी। तो कुछ लोगों का कहना है कि अभी इस मुद्दे पर बातचीत होने की संभावना नहीं है। बहरहाल 2 दिन में पता चल जाएगा कि किन किन मुद्दों पर विपक्ष अपने समस्याओं को सुलझा पाता है। तो आज हम सीट शेयरिंग के बारे में बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फार्मूला पर किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गौरतलब है कि इस बैठक में 28 राजनीतिक दलों के लगभग 62 नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक से इतर यह चर्चा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव वाले पैटर्न पर सीट बंटवारा किया जाएगा। अब हमें यह जानने की जरूरत है कि 2019 का फार्मूला क्या है। तो बताया जा रहा है कि जो दल जिस सीट पर पिछले चुनाव में जीता था उसे दे दिया जाए, वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले दल को भी वही सीट दी जाए। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है उसमें कहा गया है कि विपक्ष ने लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 450 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए चयन कर लिया है। बता दें कि इसमें 3 राज्यों की सीटों को नहीं जोड़ा गया है, जिसमें उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों को बाहर रखा गया है। बता दें कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। इन तीनों राज्यों में कुल 63 सीटें हैं। उड़ीसा में 21, तेलंगाना में 17 और आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आगे देखना होगा कि क्या विपक्ष इस फार्मूले पर आगे बढ़ेगा या कोई दूसरा विकल्प चुनेगा। तो आइए समझते हैं कि इस फार्मूले के तहत किस पार्टी को नुकसान होगा और किसे फायदा होगा। तो कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 422 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 52 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 209 सीटों पर दूसरे स्थान पर थे, वहीं 99 सीटों पर तीसरे स्थान पर थे। अगर इस फार्मूले पर गठबंधन में सहमति बनती है तो कांग्रेस के हिस्से में 261 सीटें आएंगी। अगर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की बात करें तो उन्होंने 63 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बता दें कि ये सभी सीटें वेस्ट बंगाल की हैं, बाहर राज्यों की नहीं हैं। यहाँ कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जबकि 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे, जबकि 3 सीटों पर तीसरे स्थान पर थे। इस तरह देखा जाए तो टीएमसी के हिस्से में 41 सीटें आ रही हैं। वहीं 80 सीट वाले यूपी में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 31 सीट पर दूसरे नंबर पर थी। ऐसे में अखिलेश यादव को 36 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह से बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार की पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि केवल एक ही सीट पर जेडीयू दूसरे नंबर पर थी। तो इस फार्मूले के तहत नीतीश बाबू को 17 सीटें मिल सकती हैं। अगर बात लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की करें तो उनके 19 उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे, लेकिन एक भी उम्मीदवार नहीं जीता था। अब अगर यह फार्मूला लागू होता है तो खाता नहीं खोलने वाली पार्टी आरजेडी को 19 सीटें मिलेंगी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह फार्मूला विपक्ष के गठबंधन के लिए सही होगा। अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। दरअसल शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद दोनों दलों की विषमता घटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक मुंबई में हो रही है और महाविकास आघाड़ी इस बैठक का प्रबंधन किया है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए हैं। वहीं शिवसेना का एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के साथ है। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी। तब 18 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किए थे
वहीं 3 सीट ऐसी थी कि जिन पर अविभाजित शिवसेना दूसरे स्थान पर थी। ऐसे में उसे 21 सीटें मिल सकती हैं। याद रहे, शिवसेना ये सीटें बीजेपी के गठबंधन में रहते हुए जीती थी, जबकि शरद पवार की एनसीपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और 15 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। ऐसे में इस फार्मूले के तहत उसे 20 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इस फार्मूले के तहत आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और 2 अन्य दलों को 3-3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि डीएमके को 16 सीटें पर मुहर लग सकती है। जबकि इस फार्मूले के तहत महबूबा मुफ्ती को एक भी सीट नहीं मिल रही है। यहाँ सवाल यही है कि क्या इस फार्मूले पर केजरीवाल राजी होंगे? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वर्तमान में आप दिल्ली और पंजाब में सरकार में है। दिल्ली में आप पहले से ही हुंकार भर रही है। वहीं ममता बनर्जी कांग्रेस को 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करती रही हैं, लेकिन इस फार्मूले के तहत कांग्रेस को 261 सीटें मिल रही हैं। ऐसे में यह फार्मूला कांग्रेस के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर इन सीटों पर कांग्रेस जीत जाती है तो पार्टी राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने का भी अन्य दलों पर दबाव डाल सकती है। जिन दलों के हिस्से में एक या कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या वे इस पर सहमत होंगे? यह बड़ा सवाल है, जिससे विपक्ष को सुलझाना आसान नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं विपक्ष पीएम उम्मीदवारी और सीट शेयरिंग की समस्या को कैसे हल करता है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।